हम तो ट्रंप के लिए ये सुनते आ रहे थे कि वो जंगें रुकवाते हैं और जंगें रुकवाने के ऊपर ही उनकी सताइश भी होती थी। वो पीस प्राइज के लिए भी जो है वो अपने आप को नॉमिनेटेड समझते थे, किया भी गया था। बड़ी उसके ऊपर जो है वो तारीफ़ें होती थी। आप भी बड़ी तारीफ़ करते रहे हैं ट्रंप की। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरा खित्ता यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करें, उसके आसपास के ममालिक की बात करें तो अनसर्टनिटी का शिकार है, गैर यकीनी सूरत हाल है। पेट्रोल प्राइसेस भी पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात 55 रुपए तक बढ़ी हैं। तो पाकिस्तानी और फिर ख़ास तौर पर जो अमेरिकन रिपब्लिकन थे, वो क्या सोच रहे हैं ट्रंप के वार के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आज ये करना चाहूंगा कि एक शख्स पहले माजी में, उसका नाम अहमद चलाबी था, जिसने डिक चेनी को ट्रैप किया था कि आप इराक में आएंगे तो लोग फूलों के हार आपके गले में डालेंगे। अब एक दूसरा शख्स है बीबी नेतन्याहू, जिसके 40 साल के जायनस उसका उसका ख्वाब था 40 साल से कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, और आज अमेरिका उसमें ट्रैप हो चुका है। अब आगे आगे कुआं है, पीछे खाई है, कुछ नजर नहीं आ रहा। 7वां दिन है। यहां से ख्वाब लेकर गए कि रजीम चेंज होगी। हालांकि वो भी एक डिलूजनरी था, कि वो इल्यूजन ही था कि वो रजीम किस तरह चेंज होगी। और उस यहाँ पे रजा पहलवी साहब को तैयार किया गया, वो भी बिल्कुल काम नहीं कर सका। इस वक्त अगर देखा जाए, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है, मेरे जैसे जो बहुत ज्यादा रिपब्लिकन हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ इसी वजह से एग्री करते थे इस बात पे कि उनके पिछले पीरियड में भी कोई जंग शुरू नहीं हुई। फिर वो पीस के बारे में आठ जंगें रुकवाना, फिर उसके बाद अमेरिका को एक ऐसी जंग में ले जाना जिसमें से एग्जिट होना बहुत मुश्किल है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के लिए ये है कि इस जंग को रुकवाएगा कौन। ये एक बहुत बड़ा मसला है, रुकेगी कैसे। ईरान जो है वो खड़ा है अपनी जगह पर। और दूसरा जो मैं बल्कि थोड़ा आपका इब्तिदाइया सुन रहा था, थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा। दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है। अब इस जंग के अंदर इनासर कौन कौन से शामिल हो चुके हैं। मैं टकर कार्सन साहब का मिसाल देना चाहूंगा कि ईरान तरदीद करता है कि हमने हमला नहीं किया कई ममालिक के ऊपर, लेकिन हमले कौन करवा रहा है। टकर कार्सन ने कहा है कि मुसाद के एजेंट एक्टिव हो चुके हैं। अब दुबई एयरपोर्ट पे भी हमला हो सकता है कि ऐसे एलिमेंट ही करवा रहे हों जो चाहते हों कि ये फ्लाइटें रिस्टोर ना हो, इनके रिलेशनशिप ना आज इनके ज्यादा रिलेशनशिप इनके ठीक ना रहे। सीएनएन की अभी की खबर ये चल रही है सीएनएन के ऊपर कि जब ईरान के सदर जो हैं, जिन्होंने अभी पशकियान, जिन्होंने मसूद पशकियान ने कहा है कि वी अपोलोजाइज कि हम जीसीसी कंट्रीज जो है उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे, तो उसके बाद, उस माफी के बाद, उस अपोलॉजी के बाद अमेरिका के अंदर जंग को मजीद तेज करने का इरादा किया गया है, क्योंकि ये समझा जाता है कि कहीं ये जीसीसी कंट्री ईरान के हवाले से सॉफ्ट ना हो जाए। और इस तरह की कई खबरें हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका जो है वो थक चुका था इस तरह की जंगों से, बेमकसद जंगें। और ईरान जो है वो डायरेक्ट मेन लैंड अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं था। आपके देखने वालों ने, आपने अगले दिन देखा होगा किस तरह एक मरीन जो है वो कैपिटल हिल पे आया और चीख चीख के उसने कहा कि हम इजराइल की जंग नहीं लड़ेंगे। तो दर हकीकत ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि एवरेज अमेरिकन ये समझता है कि ये जंग उनकी जंग नहीं है। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं साजिद साहब कि एक तासुर ये था कि जो ट्रंप है उनको मिड टर्म के अंदर जाना है, तो लिहाजा उसकी तैयारी उन्होंने जंग की सूरत में की है कि शायद अमन के नाम पे वोट ना पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। वो सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। जरा जाजिब साहब की तरफ मैं आ जाऊँ, कुछ थोड़ा सा इब्तदाई मामला ज़रा उनसे भी समझ लें। जाजिब साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें राय अमा क्या बनती है वहाँ पर? जो अमेरिकन हैं वो क्या सोच रहे हैं? डेमोक्रेट्स इसको कोई कैश कर सकते हैं? इस पूरी जो कैंपेन थी डोनाल्ड ट्रंप की, इसको नेगेटिव माने पहना सकते हैं? कोई पॉलिटिकल हलचल है? कोई अमेरिका के अंदर जो है वो इख्तलाफी वॉइसेस हैं? जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अब डेमोक्रेट की बात करें, डेमोक्रेट का जो असल चेहरा है वो तो आपने गजा की सिचुएशन में देख लिया था। 70,000 बंदा मार दिया था इसराइल ने गजा के अंदर। डेमोक्रेट्स ने क्या कर लिया था? बाइडेन ने क्या कर लिया था? तो ये कहना कि डेमोक्रेट पार्टी कोई बड़ी हमायती है मुस्लिम मुल्कों की, या जंग नहीं करना चाहती, या मासूम लोगों का कत्ल होते हुए नहीं देखना चाहती, तो ये तो एक मेरे ख्याल से बात कोई जमेगी नहीं। बात यहाँ पर यह है कि देखिए, थोड़ा सा अगर हम माजी की तरफ जाएं
ये एक, जैसे साजिद साहब ने कहा, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था नेतन्याहू का, इसराइल का, कि उसने किस तरीके से जो है ईरान को दुनिया सब जो दुनिया हस्ती है यहाँ से इसको मिटाना है। और इसका आगाज 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जब हमास ने जो है गजा के ऊपर हमला किया। देखिए, ये बात साबित हो चुकी है अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और कई दीगर रिसर्च से कि इस हमास के हमले से इस्राएली क़यादत को 2 हफ्ते कबल मालूम था कि हमास ये हमला करने वाला है। लेकिन कई सालों से इसराइल इस बात का इंतजार कर रहा था कि उनको कोई ऐसा जवाब मिले जिससे वो गाजा को मलिया मेट कर दे, वो हमास की बाकियात को खत्म कर दे, वो हिजबुल्लाह को खत्म कर दे और वो ईरान को खत्म कर दे। वो जवाब, वो बहाना उनको वहां पर मिल गया था। 70,000 बंदा उन्होंने मार दिया गजा के अंदर, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, हमास को उन्होंने खत्म कर दिया, ईरान की जितनी प्रॉक्सीज थी खित्ते के अंदर उनको उन्होंने खत्म कर दिया। आपके बड़े बड़े साइंसदान मार दिए, आपके बड़े बड़े लीडर्स मार दिए। कहाँ थे आपके मुस्लिम मुल्क जो कि खामोश होकर बैठे रहे वहां पर? बोल तो असल चेहरे तो वहीं सामने खुल गए थे ना। और तमाम वो वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इंसानियत का दर्ज देते हैं, ह्यूमन राइट्स का दर्ज देते हैं, कहाँ थे? सब चुप होकर बैठे हुए थे जब गजा में कत्लेआम हो रहा था। तो सदर ट्रंप को ये क्रेडिट तो दें कि उन्होंने गजा की जंग को बंद कराया, क्योंकि वो वाहिद ऐसे लीडर थे जो कि नेतन्याहू को लगाम डाल सकते थे। फिर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ये भी याद दिलाता चलूं कि जब सदर ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभाला था, तो इलॉन मस्क जो कि उनकी काबीना में भी शामिल थे, उनके करीब तरीन दोस्त, उनके सबसे बड़े स्पॉन्सर, दुनिया के अमीर तरीन आदमी, उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके ईरान के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनसे इलॉन मस्क ने जाके मुलाकात की थी। और वो जाहिर बात उन्होंने कोई मुलाकात पर्सनल हैसियत में जाकर थोड़ी की थी, सदर ट्रंप की इजाजत से वहां गए थे। और वहां पर उन्होंने उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि सदर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और वो ईरान को जो है उसके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन वहां से क्या मैसेजेस आते थे? डेथ टू अमेरिका। रोजाना की बुनियाद पर जो है वहां से थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स। भाई, जब आपको पता है कि एक ऐसा शख्स इस मुल्क का सदर बन गया है, उसने गजा के अंदर क्या सूरत हाल है, आपकी तमाम कुव्वतें, बड़े बड़े लीडर्स जो है, सबको जो है वो मलियामेट कर किया जा चुका है गजा की वॉर के अंदर। अब ये बड़ा बेहतरीन एक मौका था कि आपको, अगर सदर ट्रंप ऑफर कर रहे हैं आपसे मुज़ाकरात करने की, तो आप उस पर कुछ चीजें आप गिव अप कर जाते हैं उन मुज़ाकरात के अंदर। अब आप ये देखिए, लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा, एक वक्त कम होता है हमारे पास प्रोग्राम में, लेकिन थोड़ा सा याद दिलाता चलूं। कोई मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन देखिए तारीख के औराक अगर पलटे जाएं तो आप देखेंगे सुलह हुदैबिया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कुरैश के साथ, तो वहां पर सहाबियों ने ये एतराज उठाया कि आप जो है, हमारे पास पूरे लश्कर मौजूद है, हमारे पास जंग लड़ने की कुव्वत मौजूद है, तो आप ये मुआहिदा क्यों करने जा रहे हैं कुरैश के साथ? तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया था कि मैं ये इस वक्त खून खराबा नहीं चाहता। ये 10 साल के मुआहिदे से फायदा ये होगा कि मुस्लिम उम्मा मजीद मजबूत होगी, हम अपने लश्करों को मजीद मजबूत करेंगे और इस्लाम और फैलेगा। वहां पर सुलह हुदैबिया तक में कुरैश ने यह शर्त भी रखी कि रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह कहकर नहीं पुकारा और लिखा जाएगा, उनको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहकर पुकारा और सुना जाएगा, जिसमें सहाबी बड़े गुस्से हुए, लेकिन नबी पाक ने इस बात को ही मान लिया। तो भाई, आप तो इस्लामी दुनिया के ठेकेदार बनते हैं, आप कहते हैं कि जी हम जो इस्लाम का बोलबाला करेंगे पूरी दुनिया के अंदर, हम यहूदियों को खत्म कर देंगे। तो भाई, इतने बड़े खून खराबे को बचा लेते ना आप थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करते, आप मुआहिदा कर लेते अमेरिका के साथ। क्यों आपने मुआहिदा नहीं किया? खुद भी मर गया। मुआहिदे की तो कोशिश की गई ना, मुआहिदे की तो कोशिश आखिरी वक्त तक की गई, मुआहिदा भाई देखें, मुआहिदे के देखें, मुआहिदे में देखें, मैं तो रोजाना व्हाइट हाउस कवर कर रहा होता हूँ ना, मैंने वो सारी जो तफसीलात हैं सदर ट्रंप की, जो कि मीडिया के सामने भी असल तरीके से, सही तरीके से नहीं आई, लेकिन हम उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं रोजाना व्हाइट हाउस के अंदर। उसमें देखिए जो चीजें थी जिनको गिव अप करना था ईरान को, सदर ट्रंप ये कहते हैं कि जो उन्होंने ये अल्फाज नहीं सुने, वो खैर एक सियासी बयान है कि जो है वो हम कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। ईरान कह चुका है बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कि वो जोहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात भी तो काबिल जिक्र है ना कि अल्लाह ताला के बाद आसमान से अमेरिका और इसराइल आपको बैठ के देख रहे हैं। वो आपके घरों के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास क्या है, आप क्या साजिशें कर रहे हैं, आप क्या चीजें बना रहे हैं, उनको सब मालूम है। आप उनसे ज्यादा चीट तो नहीं कर सकते। अगर वो आपको कुछ चीजें गिव अप करने के लिए कह रहे थे, तो आप वक्ती तौर पर उसको गिव अप कर देते। अगर आपको पता है कि आप भी कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल या सफारती मास के ऊपर भी ईरान ने जो है वो सही से प्ले नहीं किया अपने कार्ड, जिसका नतीजा निकला। मैं जाजिद साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। जरा साजिद साहब, मैं आपके पास सवाल सर छोड़ के गया था मिड टर्म के हवाले से, कहीं ट्रंप की ये कैंपेन उन पर उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि मुझे जाजिद साहब की बात से लगा है कि अमेरिका में तो शायद जंग के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहा।
नहीं, दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पे कि इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था इन्फ्लेशन था। बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ न्यूज आउटलेट्स ने ये बताया था कि रिपब्लिकन पार्टी मुसलसल कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि मिड टर्म के इलेक्शन के शुरुआत में ही इन्फ्लेशन के ऊपर बात की जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कई फ्रंट खुल चुके थे। इस जंग से पहले एप्स्टीन फाइल सामने आई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके पावर का गलत इस्तेमाल सामने नजर आया, कई चीजें इस वक्त सामने आ रही थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, एंगेज कर रहे थे। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि जंग उन्होंने शुरू की मिड टर्म इलेक्शन के लिए, लेकिन देखें अगर तो वो उसमें जंग में जीतते तो तब तो एक बहुत बड़ा मेडल था उनके पास कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, दुनिया का 40 साल का जो जायनिस्ट एक ड्रीम था उसको पूरा कर दिया। लेकिन अगर उस जंग में से ये भी तो देखने वाली बात है, आज अभी तक जो जितने दिन गुजर चुके हैं, खातर खा उसमें अभी तक उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब प्लान बी और सी की तरफ जाया जा रहा है, कुर्द को एक्टिवेट किया जा रहा है। ऑयल के हालात देख लें आप, तेल के हालात देख लें, पाकिस्तान की तरफ क्या जा रहा है। आज वही तेल जो रोकने की कोशिश की गई थी रशिया से, अब आज भारत को इजाजत दी गई है 30 दिन के लिए कि आप रशिया से तेल ले लें। आज पाकिस्तान भी मजबूर हो रहा है कि वो रशिया से तेल ले। और दूसरा देखें यहां पे इस जंग को शुरू करने से पहले, चाहे जिस तरह भी ये ट्रैप हुए हैं, अभी 2 हफ्ते पहले इस जंग से बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग थी। अब इस वक्त जो देखा जाए तो ऑन ग्राउंड रियलिटी, एवरेज अमेरिकन 2-2 जाबें करके अपना जो है एंड्स मीट बना रहा है, कर रहा है गुजारा। क्या जो एक इन्फ्लेशन आएगा, एक अभी फोरकास्ट है कि बहुत जल्द जो क्रूड ऑयल है $100 से ऊपर जाएगा। इन सर्कमस्टांसेस में महंगाई का जो नया तूफान आएगा, क्या पूरी दुनिया उसके लिए तैयार है? क्या वो मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट करेगा या उनके अगेंस्ट जाएगा? मेरे ख्याल में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अमेरिकन अवाम जो है वो फॉल ऑफ काबल के जख्म जो थे अभी वो नहीं भूले थे। क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि इस जंग में वो वहां से कामयाबी हासिल करके वापस ना आए? और मैं एग्री करूंगा जांजेब साहब ने जो नैरेटिव सामने रखा है कि मुश्तबा खामनाए, इस वक्त जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा मसला यह है कि वो इस जंग को किस तरह रोक पाएंगे और उसके बाद ईरान जो है उसका मुस्तकबिल क्या है जो बचा खुचा है, और जिस तरीके से जीसीसी कंट्रीज उसमें लपेट में आ चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अर्ज करना चाहूंगा कि कुर्दों का इसमें जंप करना, इसमें दार हकीकत कुर्द कौन है? वो सीरिया में भी है, वो इराक में भी है, वो ईरान में भी मौजूद है, टर्की में भी मौजूद है। तो क्या ये पूरा खित्ता जलेगा? और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज जो आपने बात की है कि खालिद बिन सलमान के साथ मीटिंग हमारे फील्ड मार्शल साहब की हुई है, क्या पाकिस्तान को भी घसीट कर इस जंग में लाया जाएगा और किस हद तक लाया जाएगा, क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। दुनिया कंफ्यूज है, दुनिया नर्वस है इस वक्त। और मैं समझता हूं कि इसका इसमें आखिरी पॉइंट ये, जंग शुरू करना आसान होती है, जंग रोकना बहुत मुश्किल होती है। दैट्स वेयर द वर्ल्ड स्टैंड एट राइट। अच्छा तारड़ साहब, मुझे क्विकली अगर आप ये बताते जाएं कि अमेरिका में लोगों की असेसमेंट क्या है, जंग कब तक खत्म होगी? देखें, जंग खत्म होने का तयन जो है ये दोनों तरफ से स्टॉक पाइल जो है मिसाइल और आपके इंटरसेप्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। अभी जो यहाँ पे क्यास राइयां थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1 महीने का इसका टाइम दिया था। उस कैलकुलेशन थी, असेसमेंट थी कि ईरान के पास इतने मिसाइल मौजूद हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। उसका जवाब आज एक नई वीडियो सामने आई है, ईरान की तरफ से जारी की गई है कि अंडरग्राउंड उनके पास मिसाइलों के स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं बहुत ज्यादा। और इस वक्त शायद जो ड्रोन वो बनाते हैं वो 100 ड्रोन पर महीने वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरसेप्टर 5 से 6 बनते हैं पूरे महीने में। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर ने अगले दिन यहाँ पे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर उनकी एक मीटिंग की, फिर उसके बाद 50 बिलियन डिफेंस का बजट मांगा इस जंग के लिए, जिसके ऊपर कांग्रेस सामने आएगी। तो मेरे ख्याल में जो मेरा ख्याल है 3 या 4 हफ्ते मजीद लगेंगे। इस वक्त इटली एक्टिवेट हो रहा है मीडिएशन के लिए, टर्की के बारे में सोचा जा रहा है शायद वो मीडिएशन के लिए आए, लेकिन किसी ना किसी कंट्री को आगे आना होगा और पूरी दुनिया की ये तीसरी आलमी जंग को रोकना होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में अमेरिका एट द मोमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस वॉर। और दूसरा, मुश्तबा खामनाई भी एक बड़ी टफ सिचुएशन में मौजूद है। एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ वालिद का बदला है, तीसरी तरफ ईरान का मुस्तकबिल है।
तो दुनिया एक बड़े एक कंफ्यूजन के मोमेंट में चल रही है। और इसमें दुआ करनी चाहिए। मैं खुद आई एम एन एंटी वॉर, और मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का एंटी वॉर प्रेसिडेंट की साइड जो थी वो ज्यादा पसंद थी।